क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट। क्या नाम है? गवर्नमेंट ग्रांट। स्टार्ट कर दिया क्या तूने? ठीक है, चलो। गवर्नमेंट ग्रांट मैंने आप लोगों को कल बताया बेटा कि सबसे पहले कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? सरकार से मिलने वाली मदद। लेकिन मदद तो दो तरीके से मिलती है, कैश में मिलती है, नॉन कैश। यहाँ पे नॉन कैश मददों को कंसीडर नहीं किया जाए, इसलिए हमारा पहला टॉपिक का नाम ही क्या है? द स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद। कल जो पढ़ाया जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद, स्टैंडर्ड डील नहीं करेगा किन चीज़ों के साथ? स्पेशल प्रॉब्लम्स। अगर गवर्नमेंट ग्रांट के रिकॉग्निशन में कोई स्पेशल प्रॉब्लम अराइज होती है ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, इन्फ्लेशन एंड सच अदर फैक्टर्स, तो फिर उसके रिगार्डिंग एक अलग एएस है, वहाँ पे ये एएस एप्लीकेबल। एएस तो नहीं है मतलब, ठीक है, गाइडेंस नोट है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये एएस एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट असिस्टेंस, सरकार अगर आपको कोई तरह की असिस्टेंस देती है, पैसों में नहीं, नॉन मॉनेटरी असिस्टेंस। जैसे मैंने कहा कि कल बताया कि सरकार आपको ये कह दे कि भाई आप तो काम करो, हम आपके साथ पीछे मजबूती से खड़े हैं, आपको परमिशन दिलवा देंगे, आपको परमिशन दिलवा देंगे, आपके कोई भी सरकारी कागज़ है वो बनवा देंगे, कोई तरीके से कोई तरह की क्या बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन हटवानी होगी वो हटवा देंगे, आपके हिसाब से रूल चेंज कर देंगे, ठीक है, बोलो करो आप तो काम। तो ये असिस्टेंस है, तो ये असिस्टेंस के लिए एएस एप्लीकेबल। ये एएस एप्लीकेबल नहीं होगा जब गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन में होती है, गवर्नमेंट आपके साथ मिलकर कोई चीज़ काम कर रही है, तो वो भी एक तरीके का ग्रांट ही हुआ ना, क्योंकि वो आपके साथ मिलकर आधी कैपिटल लगा रही है, लेकिन वो तो ऑनर ही बन गई फिर। अब वो आपके साथ मिलकर ही काम कर रही है पीपीपी मॉडल पे, तो उसके अंदर भी एएस एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि गवर्नमेंट ग्रांट का जो मेथड है, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे दिखाने के लिए जो मेथड यूज़ कर रहे हो वो बहुत एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ होना चाहिए, और ग्रांट आपको जो मिल रही है उसमें कोई ना कोई बेनिफिट आपको मिल रहा, मतलब ग्रांट जिस काम के लिए मिली है उस काम से आपको कोई बेनिफिट आपकी तरफ फ्लो हो रहा है, ये ज़रूरी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन थी कि गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है। कैश और काइंड में गवर्नमेंट की तरफ से पैसा। देखो ये भी देखो कैसा पागल का बच्चा है, वर्ड देखो क्या यूज़ कर रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट और असिस्टेंस। ऊपर क्या बोला है? असिस्टेंस पे नहीं लग रहा, इसीलिए मैंने क्या कहा कि सरकार आपको पैसे दे रही है, वो भी मदद ही है, असिस्टेंस ही तो है, लेकिन ये एस किस पे नहीं लग रहा? उन मददों पे जो कैश में नहीं। तो ग्रांट का मतलब वो है द असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन कैश। गवर्नमेंट असिस्टेंस हमेशा कैश में देगी। किस में देगी? कैश। और काइंड में भी दे सकती है, ठीक है, कोई एसेट दे दी, एक नेग्लिजिबल कॉस्ट पे कोई एसेट दे दी तो काइंड में हुई, वो फ्री में दे दी। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को कहा था दो तरीके के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, कैपिटल अप्रोच, इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच के बारे में कल पढ़ा था कि जब भी प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन की वजह से ग्रांट मिलेगी तो वो शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व में शो होगी। वेरी गुड, कैपिटल रिजर्व में शो। इनकम मेथड ये कहता है कि जो ग्रांट मिलेगी उसे इनकम माना जाएगा और उसे P&L में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, वो अभी पढ़ना बाकी है। रिकॉग्निशन, ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद 3 करोड़ की लाइन कि अगर आपको ग्रांट रिसीव हुई है तो ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि आप अब कंडीशन पूरी कर ही लोगे। वेरी गुड, इस पे एक क्वेश्चन भी था, वो भी देखा था, एग्जाम्पल था मतलब, ठीक है, ये भी हो गया। फिर ये यहाँ से पढ़ना है क्या? ये भी हो गया था। नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट, अगर आपको कोई भी तरह का एसेट मिलता है, कोई भी एसेट मिलता है और वो एसेट आपको फ्री में मिलता है तो उसे आप दिखाओगे नॉमिनल वैल्यू, और वो कंसेशनल रेट पे दिखता है तो उसे आप दिखाओगे एक्विजिशन कॉस्ट पे। किस पे दिखाओगे? इसकी एक्विजिशन कॉस्ट पे। तो ये भी कल बात हो गई थी नॉन मॉनेटरी ग्रांट, ये एग्जांपल भी देख लिया था। यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक एसेट, ठीक है। अब अगर आपको कोई ऐसी ग्रांट मिल रही है जो एक पर्टिकुलर फिक्स एसेट से रिलेटेड थी, तो पहले आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट का और ये पॉइंट का क्या मतलब है। यहाँ पे बोला गया है आपको नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिली है, और यहाँ बोला गया कि नॉन गवर्नमेंट ग्रांट में टेक द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट, जैसे इसमें आपको लैंड मिल गई, मशीन मिल गई, कुछ भी मिल गई, दो तरीके से मिली, एक तो कंसेशन रेट पे मिली या फ्री में ही मिल गई। कंसेशन रेट पे मिली, आपने एक्विजिशन कॉस्ट पे दिखा दी, फ्री में मिली तो फिर उसे नॉमिनल वैल्यू में दिखा दिया। नॉमिनल वैल्यू पे भी क्यों दिखाया? फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट की वजह से। बाकी आपका पैसा तो कुछ लगा नहीं है उसमें, फिर भी आप उसे दिखा रहे हो कि ये चीज़ हमारे पास है, ताकि यूज़र को सब कुछ पता चले। अब ये हो गया एसेट मिलने की बात, जैसे लैंड, मशीन सब। यहाँ पे क्या बात हो रही है
कि ग्रांट मिली है रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। तो यहां पे भी फिक्स्ड एसेट की बात हो रही, ऊपर लैंड की बात हो रही थी, मशीन की बात हो रही, फिक्स्ड एसेट ही तो थी। तो दोनों हेडिंग में आप क्या डिफरेंस कर पा रहे हो, उसमें और इसमें क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है। अगर स्पेसिफाई करता तो कोई लिस्ट दे दो 3 लाइन का है तो खत्म। कोई स्पेसिफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुनो, दोनों में फर्क क्या है, पढ़ा करो बराबर। देखो, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट, हेडिंग का नाम था। गवर्नमेंट ग्रांट में टेक द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट, मतलब आपको कोई नॉन मॉनेटरी एसेट मिल गई, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, यहां पे मॉनेटरी कंपनसेशन मिलेगा एसेट खरीदने के लिए। हाँ, वो कहते हैं ना कि पैसे देने से आदतें खराब हो जाती है। तो ऊपर हम पैसे नहीं दे रहे थे, सीधे वो वस्तु दे रहे थे जिसकी जरूरत है, और नीचे पैसे देने की बात हो रही है। अब हाँ, वो पैसे देंगे। पढ़ो, ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक एसेट्स आर ग्रांट गिवन whose primary condition is that enterprise qualify for them should purchase, construct or otherwise acquire the asset। क्या कि प्राइमरी कंडीशन क्या है कि आपको पैसे देंगे हम, लेकिन उसकी प्राइमरी कंडीशन अंडरलाइन कर लेना। प्राइमरी कंडीशन क्या है, या तो आप उस एसेट को परचेज करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, और यहाँ पे बहुत बढ़िया बात बोली उसने, एक्वायर करोगे। एक्वायर और परचेज एक ही होता है, पागल का बच्चा। तो मतलब आपको या तो उस एसेट को परचेज करनी है या स्वयं कंस्ट्रक्ट करनी है। स्वयं क्या करनी है? कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, दोनों में मेरे हिसाब से ऊपर वाली ज्यादा अच्छी है, जहां पे आपको लैंड वगैरह दे दी जाए, पैसे ना दिए जाए। अब यहाँ पैसे देने में क्या होता है, आपने उन्हें कंडीशन पे ग्रांट तो दे दी कि हम आपको देंगे। अब वो पैसों से वो एसेट ना खरीदे और कुछ और खरीद ले, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसने, ये निवरा है। ठीक है, तो आपको निवरा मतलब फोकट, बढ़िया नाचते हैं, इसने भी देखा है। जंगल में जो मोर है वो बढ़िया नाचता है, ये अपूर्व कह रहे हैं। कौन से जंगल में देखा था बेटा? तुम्हारी कुलदेवी के वहां पे। वो दिव्यांश तो नहीं नाच रहा था? चलो, अब नेक्स्ट, तो आपको जो एसेट मिली है, आपको जो पैसा मिला है, पैसों से आप एसेट ही खरीदो, ये जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं तो मैं ऐसे ही, एक हमारे अंदर क्या था कि रमज़ान के टाइम पे हमें कहा गया कि भैया जिन जिन के घर में वो नहीं होता, वाटर कूलर नहीं होता, रेफ्रिजरेटर नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, तो ऐसी वस्तुएं उनको दिला दो ताकि उनको काम आए थोड़ा। तो ऐसा एक अमाउंट आया, एक अप्रूव होकर, और हमें कहा कि भाई आप ऐसे घर आइडेंटिफाई करो। हमने वो घर आइडेंटिफाई किए और एक लिस्ट बना के हमने भेज दी कि इन घरों में नहीं है। तो वहाँ से पैसा आया, तो हमने उनको वो पैसा दे दिया। अब यहाँ हमसे हो गई गलती कि हमने उनको पैसे दे दिए। तो अगले साल भी उनका नाम आया रमज़ान में कि हमारे घर में ये चीज़ नहीं है। तो हमने देखा यार ये तो पिछले साल भी नाम थे और इस साल भी है, और पिछले साल हमने इनको पैसे दिए थे बराबर। तो जाके देखा तो भैया पता चला, एक मिनट पॉज कर दो। हेलो, क्या हो गया चिन्नू? तो भैया ऐसा था कि अब उनको ये पता चला, अरे मतलब हमें पता चला कि ऐसा हुआ है। तो अगली बार फिर हमने उनका नाम हटाया और अगली बार से हमने अपनी प्रैक्टिस चेंज करी कि अब हमने एक वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये घरों में आपको ये चीज़ जाकर लगानी है। तो हम सीधे, अब कभी आता है ऐसा कुछ, कोई नाम आते हैं तो बहुत टाइम पहले आते थे, अभी तो कोई ऐसे है नहीं, लेकिन जो थे उनको ये ऐसे सीधे चीज़ पहुँचाते थे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो पहले वाला तरीका है ना, वो ज़्यादा सही है, आपके ग्रांट के ऑब्जेक्टिव को वो ज्यादा फुलफिल करेगा रादर देन सेकंड वाले में आप पैसे दे रहे हो। तो पैसे देने के बाद अब वो चीज को एक्वायर करे ना करे, कंस्ट्रक्ट करे ना करे, वो क्या बोला मैंने अभी कि किसने देखा? और सरकार देखने जाएगी, फॉलो अप लेगी। ठीक है, उनको जो परेशान करना है देने से पहले कर देगी, उसके बाद एक बार दे दिया, कौन फॉलो अप लेने जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इससे अच्छा है कि आप सीधी वो एसेट दे दो। चलो खैर, नेक्स्ट
Central government is planning to generate large employment in rural area. So that is why it is planning to give grant for the same to entities who will meet the condition. Now the F Limited applied for a grant to the central government, and government will give the grant on the condition that F Limited will construct a factory where it would need to employ at least 500 employees for 5 years. The cost of construction is expected to be 50 crore and grant is 30 crore. ठीक है. Now F Limited able to recognize the grant only if there is reasonable assurance that he will meet the condition of employing 500. कितना सिंपल है. ठीक है. तो आपको हमने कहा कि आप यहाँ पे एक फैक्ट्री डालो ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, और इस कंडीशन पे कि भैया हम आपको ग्रांट देंगे कि आप कम से कम 500 लोगों को रोजगार दोगे. अब अगर आप 500 लोगों को रोजगार दे पाते हो तब तो आपको ग्रांट रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, और अगर आप 500 लोगों को रोजगार नहीं दे पाते तो आपको ग्रांट रिकॉग्नाइज नहीं करनी चाहिए. 50 लाख की फैक्ट्री डालनी है हमको 50 करोड़ की, उसमें से 30 करोड़ कौन देगी? भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट. समझ गए बराबर? ये है. अब सवाल अभी ये है कि ये तो ठीक है हमने पढ़ लिया, ये हो गया, मतलब समझा दिया ऊपर वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में. तुम्हारी सूझबूझ से मुझे एक चीज समझाओ तुम, कि सरकार ने मुझे पैसे दिए तो मैं 50 करोड़ की एसेट कंस्ट्रक्ट करूंगा, उसमें से 30 करोड़ खुद मुझे सरकार देगी, तो आपके हिसाब से सोच समझ के व्हाट वुड बी द प्रोबेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? देखो एक मिनट, मेरे को एक बेसिक एंट्री तो आप सबको याद होगी कि मेरे को ग्रांट मिलेगी तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जीजी. ठीक है, ग्रांट मिल गई, कितने की मिल गई? 30 करोड़. और 30 करोड़ की ग्रांट मिली तो मैंने एसेट भी खरीद ली, तो एसेट खरीदूंगा तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की? 50 CR, 50 करोड़. कितने? ये एंट्री सब कर लेंगे, मतलब ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. ये पैसा आया और ये पैसा चला गया, ये एसेट आई. अब ये जो जीजी है, व्हाट वुड बी द प्रोबेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर? अपना दिमाग लगाना, अभी मैंने कुछ भी बताया नहीं है इसमें. बोल दिव्यांश. ठीक है, इस अमाउंट से जीजी को कम, मतलब फिक्स एसेट से कम कर देंगे, तो एंट्री कर देंगे जीजी अकाउंट डेबिट टू एफए. कितने से? 30 करोड़ से. ऐसा ही क्यों किया तूने? हाँ, बंद करा, लेकिन तूने फिक्स एसेट से ही क्यों कम किया? ठीक है, रुक जाओ आराम से एक एक करके. ये एक बात इसने बोली कि सर ये फिक्स एसेट की कॉस्ट में से इसलिए कम होना चाहिए क्योंकि हमारी जेब से तो 50 करोड़ लगा ही नहीं ना, हमारी जेब से तो 20 करोड़ ही लगा. तो अगर हम फिक्स एसेट की कॉस्ट में से कम कर देंगे तो आने वाले समय में डेप्रिसिएशन भी कम कॉस्ट पे लगेगा, और हमारी जेब से लगे भी 20 है, तो हमें इसे फिक्स एसेट की कॉस्ट में से कम करना चाहिए. ये इसका एक प्रोबेबल व्यू था जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था. अभी कोई और भी व्यू हो तो वो बताओ. हाँ, तेरे हिसाब से गवर्नमेंट ग्रांट P&L में जानी चाहिए पूरी. फिर उससे वो चीज़ एक सही नहीं होगी कि आपको वो ग्रांट 5 सालों के लिए मिली है और आप एक ही साल में पूरा 30 करोड़ भेज दोगे. वो थोड़ा वो रहेगा ना कि आपने पूरा 5 साल का पैसा एक साल में P&L में डाल दिया. और एक थोड़े टैक्स के भी इश्यूज आएंगे, फिर वो तो यहाँ भी आ जाएंगे. टैक्स का तो ट्रीटमेंट ही अलग है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है. अब टैक्स वाले अगर ये कहेंगे कि हम 30 करोड़ रुपए पे टैक्स लगाएंगे, सरकार ये कहेगी कि ग्रांट पे भी टैक्स आ गई, तो ग्रांट सरकार से ही मिली है, लेकिन सरकार ये कहेगी, इनकम टैक्स का क्या ट्रीटमेंट है ग्रांट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार ये कहेगी कि हम तो 30 करोड़ टैक्स लगाएंगे, फिर तो आप फिक्स एसेट की कॉस्ट में से भले अपनी किताबों में कम कर लो, उनके लिए तो बुक प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट अलग होता है, तो वो तो उसको वापस से ऐड करेंगे और टैक्स लगाएंगे ही लगाएंगे, तो उसकी तो अभी अपन बात नहीं करते. हाँ हाँ, पता नहीं यार, वो कल से नहीं चल रहा. ठीक है, हेलो 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 यस. हाँ, अमोर्टाइज करेंगे, तो इसको एक साथ P&L में दिखाना तो सही नहीं है, इसको अमोर्टाइज करेंगे. तो वेरी गुड, यही दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये एएस भी सजेस्ट करता है. ये एएस कहता है
कि सरकार से मिलने वाली गवर्नमेंट ग्रांट को आज दो मेथड है। एक तो एसेट की कॉस्ट में से कम कर दो ताकि उस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन आगे के समय में कम हो जाए, और एक उसे डेफर्ड ग्रांट मानकर P&L में धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करो। जैसे आपका ये 30 करोड़ है, आप इसको 5 साल, क्योंकि रीजनेबल लाइफ 5 साल है आपकी, तो आप हर साल P&L में कितने डालो, तो एक ट्रीटमेंट ये जो अभी दिव्यांश ने बताया वो, और अभी जो सिद्धार्थ ने बताया उसके अकॉर्डिंग ये ऐसे होगा, जीजी अकाउंट डेबिट टू P&L, लेकिन कितने जाएंगे, सिर्फ 6, और लगा देता हूं। अब ये 6 ही जाएंगे और बचे हुए 30 में से जो 6 गए 24, ये बैलेंस शीट में शो होंगे। क्या शो होंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, रिजर्व से सरप्लस कहां शो होंगे, और यहाँ पे आप जीजी भी नहीं लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। डेफर्ड लगाना जरूरी है ताकि वो इनकम नेचर का बन जाएगा। क्या लगाना पड़ेगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। सुन रहे हो बराबर। सो दीज आर 2 ट्रीटमेंट गिवन बाय AS 12 रिगार्डिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, मत लिखो कुछ भी, ये तो इसके सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अभी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल लल्लू है। ये है कि यही चीज करेंगे अपन। अब अगले साल भी 6 लिखेंगे, तो फिर 24 में से 6 जाएंगे, बैलेंस शीट में 18, फिर अगले साल भी 6, बैलेंस शीट में 12, फिर अगले साल भी 6, बैलेंस शीट में 6, फिर अगले साल भी 6, बैलेंस शीट में 0, और ऐसे करके ये ग्रांट किताबों में रिकॉग्नाइज हो जाएगी इन अपकमिंग 5 ईयर्स, आने वाले 5 सालों में। आ जाओ अब मेथड 1 और मेथड 2 पे। ये रहा मेथड 1। द ग्रांट इज शोन, अंडरलाइन कर लो, इसे मैं कह रहा था लिखने की जरूरत ही नहीं, लिखा हुआ है सब कुछ। द ग्रांट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। आप इसकी एसेट की वैल्यू में से कम करके दिखा दो, तो ग्रांट अपने आप P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगी बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। अंडरलाइन करो, ये बात आप सबको समझ में आ जानी चाहिए, इतने एज पढ़ चुके हैं हम। ये जो लाइन लिखी है ना इसने, बाय वे ऑफ, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए आपको, क्योंकि पहले आप लोग एसेट दिखा रहे थे 50 करोड़ पे, अब ग्रांट आप 20 करोड़ की हटा रहे हो, तो अब 30 करोड़ की, तो अब आप एसेट दिखा रहे हो 20 करोड़ पे, तो 50 करोड़ पे दिखाते तो 50 करोड़ का डेप लगता। अब एसेट 20 करोड़ दिखाओगे तो 20 करोड़ पे डेप लगेगा, तो डेप कम लगेगा, और डेप कम लगना भी प्रॉफिट का बढ़ना ही है। तो ये ग्रांट अपने आप P&L में इनडायरेक्ट वे में रिकॉग्नाइज हो जाएगी। कोई ये मत समझना कि फिक्स एसेट में से कम करने की वजह से ये ग्रांट P&L में रिकॉग्नाइज नहीं हुई। फिक्स एसेट में से कम करने की वजह से भी ये ग्रांट P&L में रिकॉग्नाइज हो गई। ठीक है, अब ये वाला मेथड लगाने की एक मेन कंडीशन है जो आप सबको पता होगा कि एसेट क्या होनी चाहिए, यूजफुल लाइफ होनी चाहिए, डेप्रिशिएबल एसेट। अगर एसेट डेप्रिशिएबल नहीं है तो आपने अगर एसेट की कॉस्ट में से कम कर दिया, सुनो, आपने एसेट की कॉस्ट में से कम कर दिया, अब उस एसेट पे डेप्रिशिएशन तो लगता नहीं है, तो वो एसेट की कॉस्ट कम हो गई, P&L में तो कुछ आया ही नहीं, तो वो ग्रांट सिस्टमेटिक वे में P&L में दिखनी चाहिए, क्योंकि इनकम नेचर की ग्रांट थी। ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली बैलेंस शीट में दिखानी होती है, जो इनकम नेचर की होती है उसका तो P&L में प्रभाव दिखना चाहिए, तो वो डेप्रिशिएबल होगी तो ही दिखेगा, नहीं तो कंसेशन रेट पे मिली थी, हाँ करेंगे ना। अब एक और बात सुनो, अगर सरकार ने आपको इतनी ग्रांट दे दी कि ऑलमोस्ट सारी एसेट की कॉस्ट ही कवर हो गई, जैसे आपने एसेट खरीदी तो आपने एंट्री करी फिक्स एसेट टू बैंक 50 करोड़, और आपको जो ग्रांट मिली वो ऑलमोस्ट पूरी ही मिल गई। मान लो थोड़ा सा, या तो बोला है पूरी या वर्चुअली द होल, तो 50 ही ले लो, ऑलमोस्ट पूरी। तो अब आप एंट्री करोगे जीजी टू फिक्स एसेट, कितने से, तो ये 50 से खुला और ये 50 से, और एसेट 50 से खुली और 50 से। अब डेप किस पे लगाऊं, क्योंकि एसेट तो 0 हो गई, तो अब आप एसेट को दिखाना किस पे, नॉमिनल वैल्यू पे। अब नॉमिनल वैल्यू पे तो क्या डेप लगेगा, तो एक तरीके से ये ग्रांट अब कैपिटल ग्रांट बन गई, क्योंकि आपको पूरा ही पैसा मिल गया ना। अब आपको सिस्टमेटिक वे में रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ओवरऑल पूरा ही पैसा मिल गया। 50 करोड़ की चीज थी और आपको पूरे कितने मिल गए, 50 करोड़। तो अब आप एसेट की कॉस्ट 0 बताओगे, 0 मतलब नॉमिनल वैल्यू पे बताओगे, समझ गए। ये लाइन टिक कर लेना, ये मेथड 1 है।
इलस्ट्रेशन अभी रोक रहा हूं, अब आ जाओ मेथड 2 भी होगा यहां पर। ये रहा, अंडरलाइन करो। ये जो अभी तुम लोगों ने मेथड 2 बोला वो भी वही है, बिल्कुल सेम। अगर डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है तो आप उसको चाहो तो डेफर्ड इनकम भी ट्रीट कर सकते हो, और डेफर्ड इनकम मानोगे तो उसे P&L में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सिस्टमेटिक और रैशनल बेसिस पे। कैसे बनना पड़ेगा? मेरे हिसाब से सिस्टमेटिक और रैशनल बेसिस क्या होता है? जैसे आपको जो एसेट खरीदी है वो 5 साल चलने की संभावना है, तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी हुई? 5 साल। ठीक है, 10 साल चलने की संभावना है, यूजफुल लाइफ कितनी हुई? 10 साल। ये ऐसे नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है ना? और रोक दो यार, ये माइक नहीं चल रहा है, आवाज़ थोड़ी कम आएगी। ठीक है, चला दूंगा अभी, 2 मिनट रुक जाओ। चलो, तो ये दूसरा तरीका है कि आप चाहो तो वो ग्रांट जो मिली है उसे डेफर्ड इनकम की तरह धीरे धीरे P&L में रिकॉग्नाइज कर सकते हो ओवर द यूजफुल। अब मजा आता है जब एसेट कौन सी हो और आपको कीड़ा काटा हो P&L में दिखाने का। आप तो मेथड 2 ही फॉलो करना चाहते हो, और मेथड 2 ये कहता है कि ग्रांट को धीरे धीरे दिखाएंगे P&L में, और P&L में धीरे धीरे दिखाने के लिए सिस्टमेटिक बेसिस होना चाहिए, और सिस्टमेटिक बेसिस यूजफुल लाइफ होती है। अब यूजफुल लाइफ डेप्रिशिएबल एसेट में तो मिल जाएगी, लेकिन अगर लैंड मिली, मैंने लैंड खरीदी है, उसकी तो कोई यूजफुल लाइफ नहीं है, उसको तो नॉन डेप्रिशिएबल है, तो फिर उस केस में आप इसको क्रेडिट कर दोगे कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। किसमें? इसको आप P&L में नहीं बेचोगे। और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना। इसका एक भी क्वेश्चन तुम्हारी बुक में नहीं है और शीट में भी नहीं है, इसको सिर्फ थ्योरी में ही समझा सकता हूं मैं। बराबर से सुनना। अगर मान लो मेरी जो एसेट है वो नॉन डेप्रिशिएबल है और उससे रिलेटेड मुझे ग्रांट मिली। अब नॉर्मली मेथड 1 ये कहता है कि ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से माइनस करके दिखा दो, लेकिन मैं मेथड 1 नहीं मेथड 2 फॉलो कर रहा हूँ, और जो मुझे एसेट मिली है वो नॉन डेप्रिशिएबल है, और नॉन डेप्रिशिएबल है तो इसकी कोई यूजफुल लाइफ नहीं है, तो इसे मैं सिस्टमेटिक वे में अलोकेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन्होंने एक मेथड और दिया है, एक तो कैपिटलिज्म में डाल दो, एक ये कह रहा है कि अगर ग्रांट नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है और उस ग्रांट से रिलेटेड कुछ ऑब्लिगेशंस भी है, कि जैसे अभी बोला 500 एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, है ना, ऐसी और भी कोई ऑब्लिगेशन होती, ये करना पड़ेगा, फलाना CSR में इतने पैसे जमा कराने पड़ेंगे, करने होते बहुत सारी ऑब्लिगेशन सरकार लगाती है, लगानी भी चाहिए, बिल्कुल फ्री में दे दी उनको कोई चीज़, ठीक है, तो लगाती है सरकार। सरकार ने जो ऑब्लिगेशन लगाई है उसमें कुछ कॉस्ट आ रही है आपको इस ऑब्लिगेशन को मीट आउट, जैसे CSR में खर्चा करना है, तो CSR में खर्चा करोगे तो 2% नेट प्रॉफिट का खर्च करना है, लॉ में पढ़ते हैं, और CSR में खर्चा करोगे तो पैसे तो लगेंगे। तो ये जिस हिसाब से पैसे लगेंगे ना, उस हिसाब से भी आप ग्रांट को इनकम मान सकते हो, उसका रेशो बनाकर। जैसे अभी मान लो आपको 20 करोड़ मिले और आपको ये ग्रांट पूरी करने के लिए पहले 5 साल में कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे CSR में खर्चा करना है, बोला 500 एम्प्लॉय रखना, 500 एम्प्लॉय रखूंगा तो उनकी सैलरी भी दूंगा, खर्चा करना पड़ेगा, तो ये खर्चे जो है इसी का रेशो बना लेना। अब जैसे मान लो इस साल में खर्चे करने पड़ेंगे मुझे 5 CR के, इधर करने पड़ेंगे 2 CR पे, इधर करने पड़ेंगे 10 CR पे, इधर करने पड़ेंगे 15 CR पे, इधर करने पड़ेंगे 20 CR पे, तो इसी का रेशो बना लेना, 5:2:10:15:20। एक एग्जाम्पल दिया। तो ये कह रहा है कि इफ ग्रांट इज रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल होगी तो सिस्टमेटिक यूजफुल लाइफ में बता दो। जैसे आज मुझे ग्रांट मिली है 20 करोड़ और ये मिली है एसेट के लिए, और उस एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो डिवाइड बाय 5 करो, हर साल कितनी दिखा दो? 6 करोड़। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर जो ग्रांट मिली है वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की, और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की कोई यूजफुल लाइफ, तो एक तरीका तो ये है कि इसको पूरी कहाँ डाल दो? कैपिटल रिजर्व में। नहीं, कैपिटल रिजर्व में पूरी नहीं डालनी, इसको भी हमें सिस्टमेटिक बेसिस पे बताना है, धीरे धीरे P&L में दिखाना है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कुछ है मन, तो इन्होंने एक तरीका उसके लिए भी दिया है कि अब उसकी लाइफ तो है नहीं, तो उसको कैसे दिखाए? तो उसको दिखाएंगे उसकी ऑब्लिगेशन पूरा करने में जो लागत हमारी लग रही है उस लागत के रेशो में।
अब 5 साल तक मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी वो मुझे पहले से कैसे पता होगा? आपने कहा है 5 साल में ये कंडीशन पूरी करनी है, 5 सालों में CSR पे खर्च करना है, 5 सालों में मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा मुझे थोड़ी पता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसका क्वेश्चन कोई भी अभी नहीं है, सिर्फ इसको थ्योरी में दे रखा है। लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन का रचना ऐसे की जाएगी कि आपको 5 सालों के होने वाले खर्चे बता देगा, उस खर्चे का ही रेशो बनाना है और उस रेशो में आपको इस ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है। दिस इज ऑल अबाउट मेथड 2। हाँ दिव्यांश कुछ पूछ रहा है बेटा? हाँ ये ऐसा नहीं है, मुझे पता था मैं ऐसे लिखूंगा तो तुम लोग ये पूछोगे, ठीक है। हाँ ये 52 करोड़ हो रहा है, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, ठीक है। भाई सुनो, जानबूझ के लिखे थे मैंने, मैं कुछ भी ले सकता था, लाखों में भी ले सकता था, इनको क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है। सुनो, मैंने ये इसलिए लिखे थे, आप ये सोच रहे हो कि ग्रांट मिलने की वजह से खर्चे ज़्यादा हो गए तो ग्रांट मिलने का मतलब ही क्या है। मैंने ग्रांट आपको खर्चे ना करने के लिए थोड़ी दी है, मैंने ग्रांट आपको दी थी उस एसेट को खरीदने की। वो एसेट 50 करोड़ की थी, मैंने 30 करोड़ दे दिया आपको। अब एसेट खरीद के आप सेल नहीं करोगे क्या? माल नहीं बनाओगे क्या? ये तो सिर्फ खर्चे है, सेल भी तो होगी, सेल होगी उसमें से खर्चे होंगे, फिर नेट प्रॉफिट आएगा। उस नेट प्रॉफिट का इस ग्रांट से कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने ये थोड़ी आपको ग्रांट दी है कि आप ये ग्रांट लो और आराम से घर पे बैठो, काम काज मत करना, हर धीरे धीरे आपको पैसे आते रहेंगे घर पे। पेंशन थोड़ी दे रहा हूँ, ग्रांट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रांट देने के बाद मैं आपसे काम करवाऊंगा, वो काम कितने भी स्तर का हो सकता है और खर्चे भी कितने भी स्तर के हो सकते हैं। आप ये मत सोचो कि ये खर्चे ग्रांट की वजह से ही हुए हैं, ये खर्चे मैंने सरकार के कहने पे किए। 500 एम्प्लॉय को सैलरी दी तो खर्चा है ना। अब वो 500 एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे क्या मेरे लिए? काम करेंगे तो माल बनाएंगे, माल बनाएंगे सेल होगी, सेल होगी नेट प्रॉफिट भी होगा। यहाँ तो सिर्फ खर्चे का रेशो बनाया जा रहा है, सेल भी तो होगी। तो ये खर्चे कुछ भी हो सकते हैं, हालांकि मैंने ये करोड़ में जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। हमें ये याद रखना है उस खर्चे का हमें रेशो बनाना है और उस रेशो के हिसाब से हमें ग्रांट को रिकॉग्नाइज P&L। और कुछ जगह है रिकॉग्नाइज करने की, नाली में थोड़ी रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया आपका मेथड 1 और मेथड 2। एक बार टेक्स्ट पूरा देख लेते हैं। ये भी हो गया मेथड 2, लाइन से देखना, कोई टॉपिक छूटे नहीं। ये इलस्ट्रेशन चलेंगे, इसको बाद में लेंगे। अब ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। अब अगर मान लो कोई रेवेन्यू ग्रांट है, कितनी हो गई देखो, पहली थी प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरी थी नॉन मॉनेटरी एसेट, जहां आपको एसेट ही दे दी जाती है। तीसरी थी जहां, मुझे बोलने दो, एसेट खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। अब चौथा, सिर्फ पैसा ही दिया जाता है, कोई एसेट खरीदो मत खरीदो। जैसे ये ग्रांट का एग्जांपल लिख दो तुम। सरकार ने मुझे ग्रांट दी शब्बीर को कि तुम सारे बच्चों को CA बनाओ, पैसे की फिक्र मत करो, हर बच्चे पे 20,000 रुपये मिलेंगे तुम्हें, तुम्हारा खर्चा पानी सब तुम निकाल लो बच्चों से, ठीक है। जितनी कम फीस ले सकते हो लो, या उन्होंने फीस भी बता दी कि बच्चों से तो 5,000 रुपये लो, 20 हमसे लो, 25,000 रुपये लो, और जितने बच्चों को पढ़ाना है, 5,000 में तो बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तुम्हारे पास, पढ़ाओ, 20 हमसे लो हर बच्चे पे। ये हो गई ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। इसमें कोई एसेट नहीं खरीदनी मुझे, मैं मेरी कोचिंग चला ही रहा हूँ, बस अब मुझे उन बच्चों को टारगेट करना है जो पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से। उनको मैं कहूंगा आपका पैसा सरकार देगी, आओ आओ मुझसे पढ़ो, CA बनो। भारत को बहुत CEO की जरूरत है, ठीक है। पूरे देश की फटी पड़ी है, CA भी कितना CA। चलो आगे, तो ये होती है। अब मुझे बताओ, ये अलग ही चिदम्बरम और ये लगे रहते हैं। बढ़िया है ना, 2 चीजें रिवाइज होती रहती है, सब मिक्स कर दिया करो, वहां भी मिक्स करके आ जाना। चलो बच्चों, अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो अरे भाई, जैसे आप लोगों ने पहले वाले का प्रेजेंटेशन प्रिडिक्ट किया और सब सही था। अब मैंने आपको समझा दी कि रेवेन्यू नेचर की ग्रांट क्या होती है, कि जिसमें आपको कोई माल वाल बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, पहले सरकार देती थी LPG सिलेंडर अगर आप कम रेट पे दोगे तो लोगों से तो कम पैसे लो, हमसे ले लो बाकी के पैसे, ये भी मिलती थी एक टाइम पे।
प्राइवेट कंपनियों को, जो कंपनियां सप्लाई कर रही है। अब अपने यहाँ तो क्या देखने को ही नहीं मिलती, अपन तो HP इंडियन यही यूज करते हैं ना। आप वहाँ महाराष्ट्र में जाओ, वहाँ दूसरी प्राइवेट रिलायंस की भी सिलेंडर आते हैं, वहाँ रिलायंस की गैस आती है पूरी, ठीक है। तो ज़्यादा है ना लोग वहाँ पे, सरकार अपनी तरफ से डिमांड पूरी नहीं कर पाती, वहाँ प्राइवेट कंपनी को उतरना पड़ता है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, खैर। तो सामने देखो, मेरी तरफ देखो। अब मुझे एक बात बता दो, सरकार मुझे हर महीने मतलब 20-20 हज़ार रुपये दे रही है बच्चों के हिसाब से। अब इस महीने में अगर मेरे यहाँ 10 एनरोलमेंट हुए तो 2 लाख मेरे खाते में आ जाएंगे, ठीक है। रुक जाए 1 मिनट, सब्र रखो। अब ये जो 2 लाख रुपए आ रहे हैं मेरे पास, क्या करें इसको? क्या बात है, कहाँ दिखा दो? P&L में, ठीक है। तो बस यही लिखा हुआ होगा, पढ़ो। ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू आर प्रेजेंटेड एज अ क्रेडिट इन P&L आइदर सेपरेटली और अंडर जनरल हेडिंग। या तो P&L में डायरेक्ट ही दिखा दो, या फिर एक जनरल हेडिंग लग दो तो बढ़िया लगता है थोड़ा। अब जैसे आप ऐसे करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L, ऐसा गंदा लगेगा। आप ऐसे करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L, और P&L में दिखाओ बाय गवर्नमेंट ग्रांट, थोड़ा बढ़िया लगेगा। ऐदर सेपरेट हेडिंग या जनरल दिखाना हो तो जनरल, दोनों अलाउड है। ये भी हो गया, आगे पढ़ो। ये प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया है, ठीक है। फिर आ जाओ रिफंड। रिफंड के बाद शायद डिस्क्लोजर ही होगा, ठीक है। रिफंड तो रिफंड देखो, अब रिफंड ब्रदर यहां देखो। तो आप लोगों ने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कर ली। रिसीव करना इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ग्रांट अब आपको कभी रिफंड। अब बन गई पिक्चर, जो कंडीशन पूरी करनी थी वो कंडीशन पूरी नहीं हुई, और पूरी नहीं हुई तो सरकार ने कहा ग्रांट वापस दो। अब मैंने कहा था बच्चों को पढ़ाएंगे, वो पढ़ा ही नहीं पाए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों से CA नहीं हुआ, उस हिसाब से ग्रांट देनी पड़ती तो बहुत दिक्कत हो जाती। ऐसे कि हम पढ़ा ही नहीं पाए। हमसे कहा था भाई आप कोर्स कंप्लीट कराना, पढ़ाना, जो भी कंडीशन पे ग्रांट दी गई थी, बोला था आप ये एसेट एक्वायर करना, ना एसेट एक्वायर हुई, ठीक है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में ग्रांट मिली थी, बोला था स्टार्टअप कंपनी डालना, ना तो वो डली। मतलब जो भी वादे किए थे सब खोखले और झूठे निकले, कुछ भी नहीं हुआ हमसे। अब ग्रांट करनी पड़ेगी रिफंड, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके प्रीवियस ट्रीटमेंट से निकलेगा। पहले जो किया था उसका रिवर्स कर देना। पहले अगर ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से कम किया था तो अब उसे एसेट की कॉस्ट में ऐड कर। पहले उसे P&L में क्रेडिट किया था तो अब P&L में डेबिट कर। पहले उसे डेफर्ड ग्रांट में डाला था तो अब उसे डेफर्ड ग्रांट में से हटा। तो अगर आप P&L में डेबिट करने जाओ तो जितना डेफर्ड ग्रांट में पड़ा हुआ हो पहले वो डेबिट करो और बाकी के लिए P&L खोलो। जैसे आज अगर आपने 30 करोड़ रुपए P&L में डाले होंगे, 18 तो चल गए, और अब डेफर्ड ग्रांट में 12 बचे हुए हैं। अब ग्रांट वापस करनी है तो 30 करोड़ की ग्रांट थी, जरूरी नहीं है पूरे 30 करोड़ ही वापस करने हो। मान लो वापस सिर्फ 10 करोड़ ही करने थे, सरकार ने कहा 20 करोड़ का काम तो तुमने बढ़िया किया लेकिन 10 करोड़ तुमने फालतू ले लिए, वापस दो। देने पड़ गए, चलो सरकार कह रही है दे दो, 10 दे दो, 10 दे दिए। तो अब जब 10 का रिवर्स देखो तो क्या करना, पहले डेफर्ड यूज करना। डेफर्ड में अभी 12 है तो आप पहले डेफर्ड में से 12 में से 10 ले लो, तो जैसे ही 10 ले लोगे तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास कुछ करने के लिए अब वहां डेफर्ड में अभी भी 2 पड़े रहेंगे, ठीक है। लेकिन 1 मिनट पॉज करिए, हेलो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डेफर्ड ग्रांट का ट्रीटमेंट किया है, जो आपने पहले, अब आपने 10 करोड़ वापस किए तो यहां आपके डेफर्ड में 12 है, तो आप 12 में से 10 वापस कर लो और अब 2 बचे हुए, 2 आप P&L में ही ले लो। कब तक बचे रखोगे उसको, क्योंकि अब ग्रांट तो खत्म हो गई है। अब अगर मान लो आपको 20 वापस करने पड़े तो 12 डेफर्ड में से ले लो, 8 P&L में से। आपको 15 वापस करने पड़े तो 12 डेफर्ड में से ले लो, 3 P&L में से। तो मतलब हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, डेफर्ड। तो आप जब भी ग्रांट की रिवर्स एंट्री करो तो आप पहले हमेशा क्या करना, डेफर्ड को यूज करना, बचे हुए के लिए क्या यूज करना, P&L। एक छोटी सी चीज ये रीड करने को दे रहा हूं आपको, कल आते ही पहले मैं भी रीड कर ही दूंगा और फिर क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद, बंद कर भाई इसको।